वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक एंड फी डिटेल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्री का एग्जाम है दैट इज कॉमन एग्जाम फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड ऑल्सो सिविल सर्विसेज। देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस एग्जाम और फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस हैं इसमें। सो फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के ईच, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जो पेपर 2 है दैट इज क्वालिफाइंग। तो प्री एग्जामिनेशन ये दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस का एग्जाम होगा ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो मेंस एग्जाम हम देख लेते हैं। इसमें आपके 6 पेपर होंगे। देखो इसमें हम देख लेते हैं डिटेल में। आईएफएस का जो मेंस एग्जाम है इसमें पेपर 1 जनरल इंग्लिश है जो कि 300 मार्क्स का है। देन पेपर 2 ये है आपका जनरल नॉलेज 300 मार्क्स। पेपर 3 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 है 200 मार्क्स। पेपर 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 का ही पेपर 2 जो कि 200 मार्क्स का है। देन पेपर 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 200 मार्क्स। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 का पेपर 2 ये भी 200 मार्क्स का। तो टोटल 1400 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। अब हम देख लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। अब कुछ कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे नहीं ले सकते। जैसे कि अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है ऑप्शनल 1 तो दूसरा आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर के साथ आप वेटनरी साइंसेस, एनिमल हस्बेंड्री ये भी नहीं ऑप्ट कर सकते। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री ये कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता। केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग नॉट अलाउड। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी नहीं हो सकता। तो जो भी इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नॉट मोर देन 1, मतलब इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हो और फिर दूसरा ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा। ऑल्सो आपका जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जरूरी नहीं है कि आप उसको ही ऑप्शनल लें, आप कोई भी ऑप्शनल इसमें से चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो मेंस एग्जामिनेशन जो होगा जिसमें कि ये 6 पेपर होंगे आपके, इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके वो सारे आपको इंग्लिश में ही आंसर करने हैं, किसी और लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। जो प्री का एग्जाम है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज दोनों का आपका एक ही सिलेबस है प्री का। तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जिसके मार्क्स काउंट होने हैं। पेपर 1 में आ जाता है करंट अफेयर्स। देन इसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबसे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं। तो ये आपका पेपर 1। देन नेक्स्ट इज पेपर 2। पेपर 2 सी सेट जिसमें आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं पेपर 2 में। देन हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में 6 आपके पेपर होंगे। पहला है जनरल इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना है एंड इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए है, टू अंडरस्टैंड योर इंग्लिश। दूसरा है जनरल नॉलेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में इसमें आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड स्पेशली एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस ये इसमें पूछे जाते हैं। फिर है ऑप्शनल पेपर्स जिसमें कि आपके 2 ऑप्शनल्स होंगे। देखो ये है लिस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की। इसमें जो मोस्ट प्रिफर्ड 2 ऑप्शनल्स हैं दे आर फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी। तो पहला ऑप्शनल फॉरेस्ट्री यू शुड ऑप्ट इट बिकॉज मेंस का जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है इसमें फॉरेस्ट्री से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, प्लस इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए तो आपको इसे पढ़ना ही है। तो फर्स्ट ऑप्शनल यू शुड चूज फॉरेस्ट्री और दूसरा ऑप्शनल आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट प्रिफर्ड जो ऑप्शनल है दैट इज द जियोलॉजी ऑप्शनल, बट यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बट ऑप्शनल 1 फॉरेस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक इट। हियर आई विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट्री ऑप्शनल कोर्स। जियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स डिटेल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन गो थ्रू इट। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस। इसमें है पेपर 1 इसका सेक्शन ए। सबसे पहला यूनिट है इसमें सिल्वीकल्चर जिसमें है जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स। यूनिट नंबर 2 इज सिल्वीकल्चर सिस्टम्स के बारे में आएगा इसमें। देन सिल्वीकल्चर इसमें है मैंग्रोव, कोल्ड डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
देन सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज। फिर है सेक्शन 2, इसमें आता है एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्राइबोलॉजी। देन इसके यूनिट 2 में आता है सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल का कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट। देन यूनिट 3 में है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। यूनिट 4 में है ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी। फिर आता है पेपर 2, पेपर 2 का सेक्शन ए। तो इसमें पहला यूनिट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। यूनिट 2 है फॉरेस्ट का वर्किंग प्लान। यूनिट 3 फॉरेस्ट मैंस्चुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग। देन फोर्थ यूनिट सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग। फिर पेपर 2 का सेक्शन बी, इसका पहला यूनिट है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एथनोबॉटनी। देन यूनिट 2 इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। यूनिट 3 इज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। यूनिट 4 फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये है फॉरेस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपका पेपर है 2024 का, इसका हम देखते हैं फॉरेस्ट्री का पेपर 1। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चंस है। बाकी के 6 क्वेश्चंस में से उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं। 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और बी, दोनों में से 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन दोनों में से ही कंपलसरी है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो किसी भी एक सेक्शन से आप कर सकते हो। तो हम इस 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें सेक्शन ए है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलुसिडेट द फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ बैम्बूज। बैम्बू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसमें पूछा गया है कोल्ड एरिड फॉरेस्ट वेजिटेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन से रिलेटेड, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ट्री स्पीशीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बाय विच देयर फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि एनिमोफिली, जूफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, ये सारे मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसोफिस जोलीफ्लोरा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंस पूछा गया है, प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा एंड एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिल्वी कल्चरल सिस्टम्स के बारे में। देन डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इसमें है रीजनरेशन फैलिंग, फैलिंग सीरीज, सीडलिंग फैलिंग, सेकेंडरी फैलिंग, फैलिंग साइकिल, इन सबको एक्सप्लेनेशन देना है इनका। देन राइट इन ब्रीफ ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ कोल्ड डेजर्ट एरियाज इन इंडिया। देखो कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट्स और दूसरा कोल्ड डेजर्ट्स, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। डेजर्ट का मीनिंग होता है लो प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे भी लो प्रोडक्टिविटी होगी दैट इज डेजर्ट। तो ये हॉट यानी कि गर्म इलाकों में पाए जाने वाले भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि एंटार्कटिक है, आर्कटिक है, ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो इंडिया के जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। डेजर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, जब डेजर्ट वाले जो एरियाज हैं जहाँ पे की प्रोडक्शन होता है, किसी कुछ ना कुछ स्पीशीज ग्रो करती हैं, उन स्पीशीज का भी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। इसका रिस्टोरेशन प्लान भी पूछा गया है। देन नेक्स्ट इज प्रूनिंग, प्रूनिंग इज इंपॉर्टेंट टेंडिंग ऑपरेशन इन प्लांटेशन फॉरेस्ट्री, और इसको जस्टिफाई करने के लिए पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन पेपर। तो हम देख सकते हैं आप किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके कोर्स में सॉल्व करवाए जाएंगे। सो नाउ आई विल टीच यू यूनिट 1 जो है सिल्वी कल्चर, पेपर 1 सेक्शन ए के जो फर्स्ट 4 यूनिट है, इट्स अबाउट सिल्वी कल्चर। फर्स्ट है सिल्वी कल्चर जनरल, सिल्वी कल्चर सिस्टम्स, सिल्वी कल्चर मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट्स, सिल्वी कल्चर ऑफ ट्रीज। देखो फॉरेस्ट्री के 4 ब्रांचेस हैं, सिल्वी कल्चर, फॉरेस्ट मैंस्चुरेशन, मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। सिल्वीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर इज थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स का जनरल मीनिंग होता है जो भी हम सीरियल्स ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, उन सबको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। लेकिन फॉरेस्ट में क्रॉप का मतलब होता है ट्री स्पीशीज, जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं, जो भी प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो पाइन हो, चाहे वो सीडर हो, कोई भी और प्लांट हो, जिसका भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट क्रॉप। तो सिल्वी कल्चर में आता है रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स को ग्रो करना, उनकी मेथड्स, किस तरीके से हम ट्री क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, क्योंकि हर ट्री की अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि कितना टेम्परेचर सबको अलग अलग चाहिए, वाटर सबको अलग चाहिए, कोई शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, कोई सन लविंग प्लांट्स होते हैं, तो सबकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है,
उसी हिसाब से हर ट्री को ग्रो करने का मेथड भी डिफरेंट होता है। देयर ग्रोथ एंड आफ्टर केयर, अब हमने जब प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी केयर करनी पड़ती है, तो वो सब हमें कैसा करना है। देन फाइनल हार्वेस्टिंग, अब लास्ट में क्या होगा, जब पूरा हमारा ट्री क्रॉप ग्रो कर चुका है उसके बाद हम उसे हार्वेस्ट करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि रेजिन के लिए यूज कर सकते हैं, उसके वुड का डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उन सब चीजों के लिए उसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये सब हम सिल्वीकल्चर में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप्स को ग्रो करना, उनकी आफ्टर केयर, उनका फाइनल हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट जो ब्रांच है फॉरेस्ट्री का वो है फॉरेस्ट मैंसुरेशन। फॉरेस्ट मैंसुरेशन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। जो भी जितनी भी हमारी ट्रीज है हम किस तरीके से उनको मेजर करते हैं, उनका डायमेंशन, फॉर्म, एज, ग्रोथ, एवरीथिंग, तो वो सब आ जाता है फॉरेस्ट मैंसुरेशन में, उनका प्रॉपर मेजरमेंट। अब ये जरूरी क्यों है, इससे हमें क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, हमें ट्रीज के बारे में पता है कि वो कितना ग्रो करेगा, उसका विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, तो हम प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकते हैं, उसमें रिसर्च कर सकते हैं, पूरा एक प्लान बना सकते हैं प्लांटेशन ग्रोथ का। तो दिस इज फॉरेस्ट मैंसुरेशन। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस टेक्निक। इसका मतलब ये कि जब हम ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं तो हमें, हमारा पर्पस है एक पर्टिकुलर टाइप का फॉरेस्ट ग्रो करना, जैसे आप इसमें देख सकते हो देयर इज अ डिफरेंस, इन सभी प्लांटेशंस में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमें अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है, उसे ही हम कहते हैं मैनेजमेंट। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन डिजायर्ड रिजल्ट्स, हमें क्या चाहिए, किस तरीके का फॉरेस्ट में ग्रो करना है, उसी हिसाब से उसमें टेक्निक्स अप्लाई करी जाती है, तो ये कंप्लीट आ जाएगा मैनेजमेंट में। देन है यूटिलाइजेशन। अब ये फॉरेस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कि हमने प्लांट्स तो ग्रो कर लिए हैं, हमने प्लांटेशन किया, हमने उसमें टेक्निक्स अप्लाई करी, उसको हमने ग्रो किया और बहुत बड़ा फॉरेस्ट हमारा हो चुका है और प्लांट हमारे तैयार हो चुके हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो फिर हम उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है, तो दैट इज यूटिलाइजेशन, उसका उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग, कंजर्वेशन, अप्लाइंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू अ वेराइटी ऑफ यूजेस। देखो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, टिम्बर के लिए सबसे पहले तो टिम्बर इसका यूज होता है, अलग अलग वुड बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें टिम्बर का इस्तेमाल होता है, फ्यूल का इस्तेमाल होता है, चारकोल का इस्तेमाल होता है, पल्प वुड जो कि पेपर बनता है, जहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है, तो कहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो दैट इज यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, फॉरेस्ट क्रॉप्स का हमें कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, ये भी फॉरेस्ट्री का ही एक ब्रांच है कि हम कहाँ पे क्या, कौन से प्रोडक्ट बनाने में हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री इज सिल्वीकल्चर। देखो, तो सिल्वीकल्चर का मीनिंग है कल्चर ऑफ ट्री स्पीशीज टू डेवलप देम इनटू फॉरेस्ट। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्री स्पीशीज को हम ग्रो कर रहे हैं ताकि वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज सिल्वीकल्चर, यानी कि ट्री से, ट्री प्लांटेशन से एक फॉरेस्ट को ग्रो करना। तो सिल्वीकल्चर में आ जाते हैं वो सारे के सारे मेजर्स जिनका रिलेशन है विद द फॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि जिससे कि हमें फॉर्मेशन करना है, अल्टीमेटली हमें क्या फॉर्म करना है, एक फॉरेस्ट हमें फॉर्म करना है, या फिर फॉरेस्ट का हमें प्रिजर्व करना है, जो पहले से ही अगर फॉरेस्ट है तो किस तरीके से उनका रीजनरेट किया जा सकता है, जो भी डैमेज्ड फॉरेस्ट है वो सब भी आपके सिल्वीकल्चर के अंडर में ही आते हैं। तो सिल्वीकल्चर इज कंसर्न्ड विद रीजनरेशन, यानी कि पहले से जो फॉरेस्ट है हम उसको रीजनरेट करेंगे, या फिर किसी नई जगह पे भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था हम वहां पे प्लांटेशन करके वहां पे एक फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं। सो इट इज कंसर्न्ड विद रीजनरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हार्वेस्टिंग, सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, ताकि जो भी हमारा फॉरेस्ट क्रॉप है यानी कि जो हमारे ट्रीज हैं उसको हम मैनेज कर पाए। देखो अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉरेस्ट ग्रो करना है अंडर सिल्वीकल्चर, और इसे हम कैसे ग्रो करेंगे, एक सिंगल ट्री से, बहुत सारे जब हम ट्रीज स्पीशीज को प्लांटेशन करेंगे उसी से हमें एक फॉरेस्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्री ग्रो कैसे करते हैं, इसका एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हाउ ट्रीज ग्रो, उनमें जर्मिनेशन कैसे होता है, उनका ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ट्रीज के ग्रोथ के लिए। सबसे पहले तो ट्रीज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, देखो विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और उनके अकॉर्डिंग दुनिया की जितनी भी स्पीशीज हैं उन्हें 5 मेजर कैटेगरीज में इन्होंने कैटेगराइज किया है। देखो कौन सी ये कैटेगरीज है, पहला है मोनेरा,
फिर है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा में आ जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। फिर है प्रोटिस्टा, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही है, इसमें आ जाते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा, पेरामीशियम, ये सब आते हैं प्रोटिस्टा में। फिर है फंगस। फंगस में डिफरेंट टाइप के जो फंगस हैं, फंगस आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? हेट्रोट्रॉफ मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है। देन प्लांट्स, तो प्लांट्स में आ जाएंगे जितने भी प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, तो दे आर प्लांट्स। देन है एनिमलिया, जो कि एनिमल किंगडम है, जिसमें जितने भी जानवर हैं वो सब आ जाते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो ये 5 किंगडम है अकॉर्डिंग टू विटेकर, और इसमें से ट्रीज किस में आ जाएंगे, प्लांट किंगडम में। अब जो प्लांट किंगडम है इसे फर्दर कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें एक तो है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं? क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं पाया जाता है, इट हैज नो सीड। एंड फेनरोगैम्स में आ जाते हैं वो प्लांट्स जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं। देखो अब क्रिप्टोगैम्स यानी कि नॉन सीड प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स भी 3 टाइप के होते हैं। पहला तो है हैज नो ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स, इनमें कोई भी ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स ये सब नहीं होते, जैसे कि एल्गी है। फिर नेक्स्ट है हैज सम रूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये तो बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, इनमें कोई भी ट्रू रूट्स स्टेम्स लीव्स ये सब नहीं होती हैं। फिर आते हैं मॉस, लीवरवर्ट्स, ब्रायोफाइट्स, इसमें कुछ टाइप के रूट्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फिर थर्ड है इनमें रूट्स, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं, जो कि ट्रू लीव्स होती हैं, ट्रू रूट्स। इसमें आते हैं फर्न्स, हॉस्टेल, टेरिडोफाइटा, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये तो है क्रिप्टोगैम्स, यानी कि इनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं। फिर है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स जो प्लांट्स हैं उनमें सीड पाए जाते हैं। फेनरोगैम्स भी 2 तरीके के हैं, एक तो है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, इनमें फूल नहीं होते। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, ये मेन डिफरेंस है। तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं। ये भी जिम्नोस्पर्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो निडल लाइक लीव्स होते हैं, जैसे कि कोनीफर्स, पाइन का आपने पेड़ देखा होगा। दूसरा ब्रॉड लीव्स होते हैं, वाइड लीव्स, जैसे कि साइकस, जिंगो, जिंगो बाइलोबा, ये सब किस में आ जाते हैं, वाइड लीव्स में। तो ये कौन से प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है उनमें फ्लावर्स होते हैं। देखो अब जब हम सिल्वी कल्चर पढ़ते हैं, जो प्लांट्स हमें फॉरेस्ट में ग्रो करने हैं, तो उनमें मेनली हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों कैटेगरी जिनमें कि सीड पाया जाता है, ये क्या है, ये हायर प्लांट्स हैं। दीज आर दी हायर प्लांट्स। और ये जो क्रिप्टोगैम्स हैं, दीज आर दी लोअर प्लांट्स भी हम इनको कहते हैं। तो हमें जो हायर प्लांट्स यानी कि फेनरोगैम्स जो है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं किसमें, सिल्वी कल्चर में। बिकॉज फॉरेस्ट में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ही ग्रो करते हैं मेनली, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स। देखो जिम्नोस्पर्म वर्ड का मीनिंग क्या है, ये 2 लैटिन वर्ड से बना है, एक तो है जिम्नोस, दूसरा है स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब है सीड, मतलब कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड नेकेड होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने मेनली फ्रूट्स देखे होंगे और उन फ्रूट्स के अंदर सीड देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप सेब खाते हो, एप्पल खाते हो, एप्पल के अंदर सीड प्रेजेंट है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जो सीड है वो फ्रूट के अंदर नहीं होता है। जैसे कि ये जो प्लांट्स हैं, दीज आर द जिम्नोस्पर्म। अब इनके जो सीड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका जो सीड है, दिस इज सीड, ये दिस इज सीड, ये सीड है, ये किसी फ्रूट के अंदर नहीं है, ये आपको विजिबल है, बाहर से ही दिख रहा है। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, नेकेड सीड्स। इट मीन्स कि ये किसी भी फ्रूट के अंदर नहीं है। तो दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। एंड देन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे कि दिस इज, ये आपने देखा होगा पी, यानी कि मटर। मटर के सीड्स कहाँ पे होते हैं, उसके जो फ्रूट है उसके अंदर होता है। उसी तरीके से जो टमाटो है उसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं, लीची के अंदर सीड्स पाया जाएगा। कोई भी और फ्रूट है, जो सेब है,
एप्पल है उसके अंदर सीड पाया जाएगा, तो इन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और जो सीड्स बिना किसी फ्रूट के हैं उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये आप देख सकते हो, दीज आर द सीड्स, ये सीड्स हैं, तो ये क्या है, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि देवदार है, सिट्रस देवदारा। चीर पाइन, इसका साइंटिफिक नेम है पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो साइंटिफिक नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। फिर है थुनेर, दैट इज टेक्सास बकाटा। जायंट रेडवुड, सिकोया जाजेंटिया, ये है देवदार का पेड़, सिड्रस देवदारा। चीर पाइन, पाइनस रॉक्सीबर्गाई। ये है थुनेर, टेक्सास बकाटा। दिस इज जायंट रेडवुड, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, सिकोया जाजेंटिया। तो आपके सिलेबस में सिल्वी कल्चर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे स्पीशीज दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एकेशिया कटैचू, अकेशिया निलोटिका, एकेशिया के और भी स्पीशीज हैं, एल्बीजिया, एंथोसिफेलस, अजाडिरेक्टा। बैम्बो की स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। केशिया है, कैजोरिना, सिट्रस देवदारा, देखो जिम्नोस्पर्म में जो आता है। डालबर्जिया सीसू, शीशम का पेड़। डिप्टेरोकार्पस, एम्बलिका, यूकेलिप्टस स्पीशीज, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पॉपुलस, टेरोकार्पस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, सैंटलम एल्बम, शोरिया रोबस्टा। ये जितने भी दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, इन सभी का आपको क्या करना है, सिल्वी कल्चर ऑफ ट्रीज, मतलब किस तरीके से ये ग्रो करते हैं, कैसे इनका प्लांटेशन होता है, कैसे इनमें जर्मिनेशन होता है, कैसे इन ट्रीज को फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फॉरेस्ट ग्रो किया जाता है। तो ये सब आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। सो वी नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रीज, लाइक वो कैसे ग्रो करता है, उसकी बेसिक मॉर्फोलॉजी कैसी है, सो दैट उसका प्लांटेशन किया जा सके और उसको एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जा सके। तो जो जिम्नोस्पर्म्स है उसके रूट्स किस तरीके के होते हैं, देखो इसमें मेनली होता है टैप रूट। दिस इज अ टैप रूट। टैप रूट यानी कि इसमें एक मेन रूट होती है और बाकी इसकी लेटरल ब्रांचेस होती है। दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट्स, इसमें मेन मेन रूट नहीं होती है, सारी लेटरल ब्रांचेस इसमें होती हैं, इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें मेनली टैप रूट पाई जाती है। अब जिम्नोस्पर्म्स की अलग अलग स्पीशीज होती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म में जिन्हें हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा का क्या मतलब है, माइको मतलब होता है फंगस और राइजा मतलब होता है रूट, मतलब कि इनके रूट्स में फंगस पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइनस की स्पीशीज जो है उसमें माइकोराइजा पाया जाता है। ये प्लांट है और ये है इसकी रूट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है, ये फंगस के साथ में इसने एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो ये एक तरीके का सिम्बायोसिस है, दैट इज म्यूचुअल सिम्बायोसिस, या हम इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जो फंगस है उसको यहाँ पे शेल्टर मिलता है इसके रूट में, और जो प्लांट है उसे भी फंगस से फायदा होता है, क्योंकि जो फंगस है ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। जो सॉइल में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉइल्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स होंगे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जिसकी भी जरूरत है प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो ये जो फंगस है वो उसको मिनरलाइज कर देते हैं। क्योंकि फंगस के अंदर क्या पाया जाता है, फंगस रिलीज करते हैं एसिड, और इस एसिड की वजह से ये जो मिनरल्स हैं जो पहले सॉइल से बाइंड होते हैं, सॉइल के साथ में सपोज ये बाइंड है फास्फोरस, ठीक है, तो ये उसे सॉइल से डिसॉल्व कर देता है ये एसिड, और उसके बाद जो फास्फोरस है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो फंगस है वो मिनरल्स अवेलेबल करवाता है प्लांट को। तो यहाँ पे पाया जा रहा है म्यूचुअलिज्म, तो एक बेनिफिशियल सिम्बायोसिस एसोसिएशन भी ये प्लांट्स बनाते हैं जिम्नोस्पर्म्स, स्पेशली पाइनस स्पीशीज। इसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्म्स में कोरेलॉइड रूट्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकस की स्पीशीज है, दिस इज अ साइकस प्लांट। इसमें आप देख सकते हो दिस इज द कोरेलॉइड रूट, दिस इज द रियल पिक्चर, ये है इसका कोरेलॉइड रूट्स। तो अभी कोरेलॉइड रूट्स क्या होते हैं, इन रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो यू मस्ट नो कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% के अप्रोक्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उन्हें किस फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में ही प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो इस प्लांट रूट में पाए जाते हैं, वो इन प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं बायो अवेलेबल फॉर्म में। इट मीन्स कि उस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो रूट्स हैं, जिन रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स, और ये स्पेशली साइकस में पाया जाता है।
तो साइकस स्पीशीज भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी विल स्टडी। तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब फ्लावर्स क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। तो इनमें प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। तो इस फ्लावर में आप देख सकते हो, दिस इज ओवरी, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी ओव्यूल्स। और बाद में जब ये फ्लावर तैयार हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब इस फ्लावर तक जब पॉलन ग्रेन पहुंचेगा, दीज आर द फीमेल पार्ट्स। तो जब पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है, इस ओवरी के पास, तो फिर इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देयर विल बी द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसके बाद ये जो पूरा ओवरी है, दिस ओवरी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ये फ्रूट में बदल जाएगा। और इसके अंदर जो ये ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स बदल जाएंगे किसमें, सीड में। दे विल फॉर्म सीड। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फ्रूट बन जाता है एक फ्लावर से। तो दीज आर दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इसीलिए जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, क्योंकि उनमें कोई फ्लावर्स इस तरीके से होते नहीं है, तो दैट्स वाई उनके जो सीड्स होते हैं, दे आर नेकेड सीड्स, वो किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते। सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। अब एंजियोस्पर्म को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स। इनके सीड में कोटाइलिडन्स पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे ये होते हैं, एक तो डाइकोटाइलिडन्स एंड मोनोकोटाइलिडन्स। शॉर्ट में हम इनको डाइकॉट एंड मोनोकॉट भी कहते हैं। देखो अभी कोटाइलिडन्स क्या है, प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव कोटाइलिडन्स। तो ये आपका सीड है, इस सीड के अंदर जो कोटाइलिडन्स है, इट रिफर्स टू फर्स्ट सीड लीफ। दिस इज अ सीड एंड दिस इज अ सीड। ये है मोनोकॉट सीड, जिसमें कि आपको दिस इज वन सिंगल कोटाइलिडन, तो इसीलिए क्या है, ये मोनोकॉट। इसमें आपको दो कोटाइलिडन्स दिखाई देंगे, एक तो ये है और दूसरा इसके पीछे ये है। दिस इज वन एंड दिस इज टू। तो ये क्या है, डाइकॉट। तो सीड में कितने कोटाइलिडन्स पाए जा रहे हैं, एक या दो, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरीके के हो सकते हैं एंजियोस्पर्म्स। देखो फिर हम इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मोनोकॉट का जो सीड है, इसमें देयर इज अ सिंगल कोटाइलिडन, एंड जो डाइकॉट्स है उसमें दो कोटाइलिडन्स दिखाई देंगे, एक तो ये है और दूसरा ये है। इनकी रूट्स भी अलग अलग होती है। रूट्स में जो वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वास्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम। देखो जाइलम और फ्लोएम का क्या रोल है, जाइलम का क्या काम है, जो प्लांट है, प्लांट में वाटर का सप्लाई करने का काम होता है जाइलम का। ये वेन्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये वाटर का सप्लाई करते हैं। और फ्लोएम का क्या काम है, जो भी फूड प्रोडक्शन होता है, लीव्स में फूड का प्रोडक्शन होता है, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। ये दोनों काम होता है किसका, जाइलम एंड फ्लोएम। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। दीज आर कॉल्ड वास्कुलर बंडल्स। तो रूट्स में भी ये पाए जाते हैं एंड शूट में भी पाए जाते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं। अब जो मोनोकॉट प्लांट है, उसकी रूट में जो जाइलम और फ्लोएम है, वो एक रिंग में पाए जाएंगे इस तरीके से, जो आप देख सकते हो। और जो डाइकॉट प्लांट है, उसमें किस तरीके से पाए जाते हैं, देखो ये जो आपको दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर, ये है जाइलम, दिस इज जाइलम। और इनके बीच में यहाँ पे ये इस तरीके से फ्लोएम होता है। इनका अरेंजमेंट का डिफरेंस है, ये किसमें, डाइकॉट में। मोनोकॉट में अगर आप देखोगे, रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ रिंग, एक साथ एक ही रिंग में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जा रहे हैं। व्हेन आई विल टीच यू द फुल स्ट्रक्चर ऑफ इट, जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तब आप बेहतर तरीके से यू विल अंडरस्टैंड दिस। हियर इज ओनली द ओवरव्यू, अभी यहाँ पे सिर्फ इसका हम ओवरव्यू देख रहे हैं। देन स्टेम में भी डिफरेंस होता है। देखो अगेन वास्कुलर बंडल्स जो है स्कैटर्ड होते हैं स्टेम में, आप देख सकते हो। और जो डाइकॉट है, उनमें एक रिंग टाइप की पाई जाएगी, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें दोनों एक साथ ही है, एक जाइलम है और फ्लोएम है, एक साथ ही अरेंज है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको लेटर ऑन। अब लीफ का जो स्ट्रक्चर है, वो भी दोनों में डिफरेंट होता है। जो मोनोकॉट है, उनमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है ऑफ लीफ वेन्स, ये जो आप देख सकते हो इस तरीके से, ऐसी जो वीनस अरेंजमेंट है वो मोनोकॉट में होता है। और जो डाइकॉट जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, वो एक नेट फॉर्म है, मतलब कि दिस इज मेन वेन ऑफ द लीफ, और उसके बाद इस तरीके का कुछ भी अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है, दे आर नॉट पैरेलल। लेकिन जो मोनोकॉट है उनमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है ऐसे। देन जो फ्लावर्स है, उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। जो मोनोकॉट है,
उनका जो फ्लावर्स जो है 3 या मल्टीपल ऑफ 3 में ये पाए जाएंगे, जैसे कि दिस इज, इसमें 3 पेटल्स हैं। और ये जो डाइकॉट है इसमें जनरली 4 5 या उसके मल्टीपल्स में आपको पाए जाएंगे, जैसे इसमें 5 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, या फिर 4 या फिर उसके मल्टीपल में पा जाएंगे। आई विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स लेटर ऑन। तो जो डाइकॉट है, दिस वन, जो डाइकॉट डाइकोटालिडन्स जो प्लांट्स है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, लगभग 2 लाख स्पीशीज अभी तक रिकॉर्डेड हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। जितने भी ब्रॉड लीफ ट्रीज आपने देखे हैं, ये इस तरीके के ब्रॉड लीफ जिनमें पाई जाती है, वो सब डाइकॉट से बिलोंग करते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ट्रीज के। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस क्या है। तो एक टिपिकल जो ट्री है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्राउंड पार्ट होगा, ग्राउंड के अंदर जो है दीज आर द रूट्स, और एक अबव ग्राउंड पार्ट है जिसमें आता है स्टेम एंड क्राउन। ये तो है स्टेम या ट्रंक, और बाकी ऊपर का क्राउन, जिसमें कि पूरा दिस इज क्राउन, इसमें लीव्स आ जाएंगे, ट्विक्स आ जाएंगी, ब्रांचेस आ जाएंगी, इस सब को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्राउन, द क्राउन एंड ब्रांचेस। तो जो ट्री का क्राउन है या जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें इंक्लूड होता है स्टेम, इसकी ब्रांचेस, इसकी जितने भी लीव्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये सब क्राउन में आता है। अब इसका जो शेप और साइज है किस तरीके का होगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा शेप है, दिस इज अ कोनिकल शेप, कोन के टाइप का ये शेप है। ये इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंट से, किस एनवायरमेंट में कौन सा प्लांट पाया जा रहा है उसी हिसाब से उसका शेप होता है। बेसिकली वो क्या है, एक तरीके का अडेप्टेशन। जैसे कि ये जो कोनिकल प्लांट्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये टेम्परेट एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, स्पेशली जहाँ पे स्नोफॉल होता है। हायर हिमालयाज में आपको ये मिलेंगे कोनिकल प्लांट्स। ये क्या है, एक अडेप्टेशन है। इस शेप में ये क्यों अडेप्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। अगर ये इन ट्रीज का शेप इस तरीके का होगा नॉर्मल, तो क्या होगा, इनके ऊपर आइस या स्नो इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि ये डैमेज हो सकता है ट्री। लेकिन इसका जो कोन शेप है, इसकी वजह से इसमें जो स्नो है वो इकट्ठा नहीं होता, वो नीचे आ जाता है, जिससे कि डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये कोनिकल शेप क्या है, एक तरीके का एडेप्टेशन है जो मदद करता है, जो हेल्प करता है ट्री को टेम्परेट एरिया में सरवाइव करने में। तो किस एनवायरमेंट में कौन सा ट्री ग्रो करेगा, उसी से उसका जो क्राउन का फॉर्म है या क्राउन का शेप है वो डिसाइड होता है। इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ ट्रीज जो हम जनरली देखते हैं, उसका क्राउन शेप होता है मोर और लेस ऑब्लॉन्ग, यानी कि ओवल शेप का। जैसे कि ये एक ट्री है, ये क्या है, ओवल टाइप, ओवल शेप है, ये भी एक ओवल शेप है। इस तरीके के ट्रीज आपको मिलेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, ओवल शेप या फिर ऑब्लॉन्ग शेप। देन अम्ब्रेला शेप भी पाया जाता है, जैसे कि अकेशिया प्लैनीफ्रॉन्स, ये है, दिस इज एकेशिया प्लैनीफ्रॉन्स, इसमें अम्ब्रेला शेप का क्राउन पाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो, ये इसका शेप है एंड ये अम्ब्रेला टाइप का है। तो कौन सा ट्री कहाँ पे किस एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है, वहां पे क्या टेम्परेचर है, वहां पे विंड की कैसी कंडीशन है। बहुत सारे अडेप्टेशन तो इसलिए भी होते हैं बिकॉज कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग विंड होती है, उससे बचने के लिए भी वो एक पर्टिकुलर टाइप का जो क्राउन शेप है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं ट्रीज। देन नेक्स्ट आता है ट्री का हैबिट, यानी कि वो डेसिडुअस है या फिर एवरग्रीन है। वो डिपेंड करता है अगेन कि वो कौन से क्लाइमेट में पाया जा रहा है। डेसिडुअस ट्रीज क्या होता है, तो डेसिडुअस ट्रीज, इनमें लीफ फॉल पाया जाता है, इनमें लीफ फॉल होता है पूरे साल के एक पर्टिकुलर मंथ में, इनमें लीफ फॉल होगा। वो कौन सा मंथ होगा, दैट विल बी द ड्राई मंथ, जब रेनफॉल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कंडीशन बहुत ड्राई है, पानी की बहुत कमी है, तो उस टाइम पे इनमें लीफ फॉल होता है। ये क्या है, ये भी एक तरीके का एडेप्टेशन ही है, बिकॉज जो ट्रीज हैं उनकी जो लीव्स हैं, उन लीव्स में पाया जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो कि पोर्स हैं, दीज आर दी स्टोमेटा, और इन स्टोमेटा से जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, और इन प्लांट के स्टोमेटा से वो पानी बाहर निकल रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है। अगर ड्राई कंडीशन है, ड्राई मंथ है, तब ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है, उस टाइम पे अगर लीफ से भी वाटर लॉस हो रहा है, तो जो प्लांट है वो लीफ फॉल कर देते हैं, जो पत्तियां हैं वो गिर जाएंगी, उसे ही हम कहते हैं लीफ फॉल। और उन ट्रीज को हम क्या कहते हैं, डेसिडुअस। तो ऐसे जो ट्रीज होते हैं जिनमें लीफ फॉल होता है उन्हें हम कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज। तो ये उस क्लाइमेट में पाया जाता है जहाँ पे साल के किसी न किसी मंथ में ड्राई कंडीशन होगी, पानी की कमी होगी। तो लीफ फॉल कितने टाइम तक होगा ये भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। जैसे कि जो शोरिया रोबस्टा है, साल का पेड़, दिस इज शोरिया रोबस्टा, इसमें जो लीफ फॉल है वो 1 वीक से लेके 10 दिन तक का जो टाइम है तब तक पाया जाता है। इसके अलावा हाइमेनोडिक्टियन में 6 मंथ तक लीफ फॉल देखा जाता है, दिस इज हाइमेनोडिक्टियन, इसमें लगभग 6 महीने लीफ फॉल पाया जाता है। तो ये भी वेरी करता है कि कितने टाइम पीरियड तक लीफ फॉल होगा। तो जिन भी प्लांट्स में लीफ फॉल हो रहा है
उन्हें हम क्या कहते हैं, डेसिडियस ट्रीज। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रीज है जैसे टीक है, सीडर है, ये टीक का पेड़ है, ये सीडर है, इसको हम तून भी कहते हैं। दीज आर प्रैक्टिकली एवरग्रीन, ये एवरग्रीन ही होते हैं लगभग, क्योंकि ये मॉइस्ट वार्म लोकेलिटीज में ही पाए जाते हैं, इन्हें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती लीफ फॉल की। तो ये भी वेरी करता है कि कौन से क्लाइमेट में कौन सा प्लांट पाया जा रहा है। इसके अलावा देयर इज अ वेरी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, सैंडलवुड का अगर हम एग्जाम्पल लें, सैंडलवुड जो चंदन का पेड़ है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैंटलम एल्बम। चंदन का जो पेड़ है ये ऑब्लिगेटरी रूट पैरासाइट है। देखो ये है चंदन का पेड़ सैंडलवुड, और ये है होस्ट प्लांट। तो ये जो सैंडलवुड, इसकी जो रूट्स हैं वो अटैच हो जाती हैं इस होस्ट प्लांट की रूट के साथ में। और इनमें जो सैंडलवुड प्लांट है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है हॉस्टोरिया। और ये जो हॉस्टोरियाज हैं, देखो ये रूट्स हैं किसके, होस्ट प्लांट के, और ये जो रूट्स हैं ये है सैंडलवुड के। तो इनमें जो हॉस्टोरियाज पाए जाते हैं वो अटैच हो जाएंगे इस तरीके से जो होस्ट प्लांट है उसके रूट से, और जो न्यूट्रिशन है उसको ये एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो ये एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जो होस्ट प्लांट है उससे न्यूट्रिशन लेने का काम ये करते हैं। सो दिस सैंडलवुड ये क्या है, एक हेमी पैरासाइटिक प्लांट है, यानी कि पार्शियल पैरासाइट। ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, फूड प्रोडक्शन ये कर सकता है, लेकिन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, हर प्लांट को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए ये होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है। तो इसके जो हॉस्टोरियाज हैं जो इसके रूट में पाए जाते हैं, वो हॉस्टोरिया होस्ट प्लांट के रूट्स से पेनिट्रेट करते हैं और उससे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सैंडलवुड प्लांट जो है ये एवरग्रीन प्लांट भी है और डेसिडुअस भी है। डिपेंड करता है कि ये किस क्लाइमेट में है। अगर ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जा रहा है तो ये एवरग्रीन प्लांट की तरह काम करता है, इट मीन्स कि इसमें लीफ फॉल नहीं होगा। और अगर ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि ड्राई सीजन भी है तो वहां पे ये डेसिडुअस प्लांट की तरह एक्ट करता है, इट मीन्स कि तब इसमें लीफ फॉल होने लगता है। अब जो ट्रीज है उनका जो लीफ का स्ट्रक्चर है इट ऑल्सो वेरीज, डाइवर्स टाइप के लीफ स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो वो भी एक तरीके का एडेप्टेशन ही शो करता है कि किस तरीके के लीव्स पाए जा रहे हैं किसी भी ट्री में। जैसे कि जो साल के पेड़ हैं, दिस इज द, ये जो साल का पेड़ है इसके लीव्स आप देख सकते हो, ये है लार्ज एंड थिक लीव्स इसमें पाए जाते हैं काफी। एंड जो पाइन के पेड़ हैं, पाइन निडल्स, इनमें निडल शेप की लीव्स पाई जाती हैं। अब ये दोनों ही जो लीव्स हैं साल और पाइन, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो जब ये ग्राउंड में आते हैं तो ये ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही थिक लेयर बना देते हैं फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। अब ये जो थिक लेयर बन जाती है इन लीव्स की, क्योंकि डिकम्पोज नहीं हो रहे इजीली, तो बहुत टाइम तक ये एज सच ही रहेंगे। तो ये काफी ज्यादा हैजर्डस होता है क्योंकि ये काफी फायर प्रोन हो जाता है, जो एरिया है आग लगने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। ऑल्सो रीजनरेशन भी निगेटिवली अफेक्ट होता है, यानी कि रीजनरेशन जो दूसरे सीड्स हैं जो ग्रो करेंगे ऊपर वो भी निगेटिवली अफेक्ट होते हैं इन लीव्स की वजह से। और कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें काफी थिन फ्रेजाइल लीव्स होते हैं, जो थिन लीव्स होंगी वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगी। देखो डिकम्पोज कौन करता है इनको, माइक्रोब्स करते हैं, मेनली जो बैक्टीरियाज हैं, ऑल्सो फंगस। बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही डिकम्पोज करते हैं प्लांट की लीव्स को। तो अगर वो थिन है, फ्रेजाइल है, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। जब अगर वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे तो जो लीव्स हैं उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। इनके डिकम्पोजिशन के बाद वो आ जाएंगे सॉइल में, और फिर जो नया ट्री ग्रो कर रहा है वो ट्री उसको एब्जॉर्ब कर सकता है उन मिनरल्स को। तो उससे क्या होता है, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की। तो इट मीन्स कि इस तरीके के जो लीव्स हैं जो थिन एंड फ्रेजाइल टाइप के हैं वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का भी काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। अब जो सीड है वो किस तरीके से जर्मिनेट करता है, तो सिल्वीकल्चर में हमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म प्लांट्स को ग्रो करना है एंड उनको, उनसे हमें एक फॉरेस्ट डेवलप करना है। तो फॉरेस्ट कब डेवलप होगा, जब हम सीड से एक प्लांट बना पाएंगे। तो सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है इन प्लांट्स में, ये जानना बहुत जरूरी है। सीड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट सीड बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा को हम सब डिवाइड कर सकते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब इन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है एक रिप्रोडक्टिव बड से। अब तो ये जो फ्लावर है ये किसमें बनेगा, ये तो एंजियोस्पर्म में बनेगा। तो जो रिप्रोडक्टिव बड है, सबसे पहले एक रिप्रोडक्टिव बड बनता है और उसी से वही डेवलप होके एक फ्लावर बन जाता है। तो फ्लावर क्या है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब इस तक पॉलन ग्रेन पहुंचेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बनेगा यहाँ पे सीड।
देन जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है इस सीड को, तब ये सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और जर्मिनेशन के बाद फिर ये एक ट्री में डेवलप हो जाता है। सो फेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, देखो सीड जर्मिनेट करता कैसे है। सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल, दिस इज ओवरी, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ओवरी, और इसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल, दीज आर दी ओव्यूल। अब यही ओव्यूल जब तैयार हो जाता है उसी से बनता है सीड। अब ये जो सीड है, इस सीड के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसका जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है इसे हम कहते हैं सीड कोट। इसके अंदर स्टोर्ड फूड भी होता है, जब जब इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस चल रही होती है तब ये सीड इस स्टोर्ड फूड को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है। और इसमें होता है एक एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से ही फिर शूट और रूट बनते हैं यहाँ पे। अब इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए 3 कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वायबिलिटी ऑफ सीड, तो कोई भी सीड हम प्लांट कर रहे हैं, उसको हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वायबल होना चाहिए। इट मीन्स कि वो लिविंग होना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम तक अगर सीड है तो हो सकता है कि उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए, मतलब कि वो डेड हो जाए, तो डेड नहीं हो सकता, उसमें वायबिलिटी होनी चाहिए। इम्ब्रियो शुड बी अलाइव, उसका जो इम्ब्रियो है वो जिंदा होना चाहिए, एंड जर्मिनेशन के लिए केपेबल होना चाहिए, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एनवायरमेंटल कंडीशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इट मींस कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वाटर है, टेम्परेचर रेंज, प्रॉपर टेम्परेचर रेंज, कुछ प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की उसको रिक्वायरमेंट है, लाइट की भी उसको रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। देन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, जो सीड होता है वो डोरमेंट स्टेट में होता है। डोरमेंट स्टेट मतलब कि उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब हम उसको जमीन में सोइंग करते हैं, उसकी उसको वाटर दिया जाता है, तो फिर वो एक्टिव स्टेट में आता है, तो हमें उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करना है। इन सम सीड्स एम्ब्रियो रिमेन्स डोरमेंट, जो एम्ब्रियो है वो डोरमेंट स्टेट में रहता है। इन सच केसेस ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी अकर, तो कुछ जो सीड्स हैं उनमें जो इम्ब्रियो है वो डोरमेंट स्टेट में रहता है, और जब हम उसको कुछ फेवरेबल एनवायरनमेंट हम उसको देते हैं, जैसे कि उसको प्रॉपर वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट वो सब मिलता है, तो फिर उसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। 3 फेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन की 3 फेजेस हैं। सबसे पहला तो है फेज 1, इसमें क्या होगा, इनिशियल फेज ऑफ जर्मिनेशन। अब जो सीड्स हैं वो यूजुअली ड्राई होते हैं, उनमें 10% से भी कम का मॉइस्चर होता है, और वो कवर भी होते हैं एक सीड कोट से जो कि ड्राई है और हार्ड सीड कोट है, उससे वो कवर होता है। इस सीड कोट को हमें ब्रेक करना होता है ताकि उसमें जर्मिनेशन हो सके। तो सबसे पहले तो हम उसको सॉइल में उसकी सोइंग करते हैं, एंड देन उसको प्रोवाइड किया जाता है वाटर। अब ये जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उससे उसका जो सीड कोट है बाहर का लेयर जो है वो ब्रेक हो जाता है। अभी सीड कोट जब ब्रेक हो जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, और वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होगा इसके अंदर, तो सीड का वेट भी इंक्रीज होने लगता है यहाँ पे ड्यू टू वाटर अपटेक। और इसके बाद इसमें जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड फेज इज द लैग फेज। अब इसके अंदर जब पानी आ चुका है, ठीक है, वाटर को इसने एब्सॉर्ब कर लिया है, तो फिर इसमें स्टार्ट होता है एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इस सीड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है, इसमें स्टोर्ड फूड भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्टिवेट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले एक इनएक्टिव स्टेज में था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज पावर हाउस ऑफ दिस सेल। जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जितना भी एनर्जी का जो काम है, एनर्जी जो सेल को मिलता है, वो सब किसके थ्रू आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करने के लिए इसको रिहाइड्रेट करने की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे इसमें वाटर पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होता है और इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। देन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब होगा क्या, जो हमारा सीड है उसको हमने हाइड्रेट किया, पानी दिया, हाइड्रेशन के बाद उसमें बनते हैं पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स के बाद उसमें एमआरएनए एक्टिवेट होता है। जो आरएनए है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन मिलता है सेल को कि किस तरीके के प्रोटीन्स बनाने हैं, एमआरएनए उसमें गाइड करने का काम करता है, और फिर इसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। अब जो प्रोटीन्स हैं वो सेल ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। सीड के अंदर प्रोटीन्स का डेवलपमेंट होगा, तभी उसमें से स्टेम और रूट निकलेंगे, तभी वो जर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से आफ्टर हाइड्रेशन यहाँ पे प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है रेडिकल प्रोट्रूजन। अब जो सीड है उसकी सेल्स में एनलार्जमेंट होता है, वो बड़े होते हैं सेल्स, और उसमें से रेडिकल निकलता है। दिस इज द रेडिकल, यू कैन सी हियर।
जो रेडिकल की टिप्स है इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन होते रहते हैं और ये काफी ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है। अब ये जो सीड है इसमें दो मेन पार्ट है, एक तो है एपिकोटाइल और दूसरा है हाइपोकोटाइल। ऊपर का जो पोर्शन है एपिकोटाइल, इससे जो स्टेम वाला पार्ट है वो निकलेगा, और जो हाइपोकोटाइल है इससे जो रूट वाला पार्ट है वो निकलेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस एरिया इज हाइपोकोटाइल, इससे जो रूट का वाला जो पोर्शन है, रूट यहाँ से निकल रही है। तो जो हाइपोकोटाइल है उसकी जो सेल वॉल्स हैं, सेल वॉल्स इन हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ये क्या होते हैं, जो रेडिकल है, दिस वन इज रेडिकल, ये जो इलोंगेटेड हो चुका है, और जो हाइपोकोटाइल वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसकी सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, ये एक्सपेंड होती हैं, ठीक है, ताकि ये इलोंगेट हो सके। सेल्स इन द सीड टिश्यूज जो रेडिकल को सराउंड कर रही हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, ताकि जो सेल्स हैं वो एक्सपेंड हो सके रेडिकल के अंदर और ये इलोंगेट हो सके। सीडलिंग इमरजेंस, तो अब इस प्रोसेस के थ्रू फिर यहाँ पे सीडलिंग इमर्ज होता है। देखो इसमें जो सीड है उसके अंदर दो तरीके के मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं, एक तो शूट मेरिस्टेम और दूसरा रूट मेरिस्टेम। शूट मेरिस्टेम क्या होते हैं, मेरिस्टेम वो सेल्स होती हैं जिनमें बहुत रैपिडली डिवीजन होता है, जो डिवाइड करते रहते हैं। तो जो शूट मेरिस्टेम है उससे शूट वाला पार्ट, अपर पार्ट बनेगा, और जो रूट मेरिस्टेम है उससे नीचे रूट वाला पार्ट बनेगा। उन्हीं का यहाँ पे इलोंगेशन होता है और उसी से फिर जर्मिनेशन होगा। देन एपिकोटाइल, दिस रीजन, देखो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, जो स्टेम वाला पोर्शन है उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है एपिकोटाइल। तो इट इज इसेंशियल इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीड एम्ब्रियो, और ये क्या करता है, प्लांट को पुश करेगा, पुश द प्लांट अबव द सॉइल। देखो अभी जो प्लांट है उसको ऊपर आना है, ठीक है, तो ये काम किसका है, एपिकोटाइल का। और हाइपोकोटाइल क्या है, नीचे वाला जो रीजन है, ये प्रेजेंट है बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटाइलिडन्स। देखो दो कोटाइलिडन्स होते हैं इसमें, अगर हम इसका इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है हाइपोकोटाइल, और इससे रेडिकल निकलता है। ये वाला जो पोर्शन है जो कि नीचे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो रूट निकलेगा कहाँ से, हाइपोकोटाइल से, स्टेम निकलेगी एपिकोटाइल से। अब जो सीड का जर्मिनेशन हो रहा है उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मेनली 4 एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, वाटर, गैसेस एंड लाइट। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पैक्ट करता है जर्मिनेशन परसेंटेज को भी, और जर्मिनेशन किस स्पीड से जर्मिनेशन हो रहा है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। तो टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर पॉइंट है, एक तो मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि ये मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है, और अगर यही वाला टेम्परेचर रेंज रहता है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर मिलता है सीड को तो वो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मेजोरिटी ऑफ द सीड्स में वेरी करता है 25 से 30 के बीच में, बट 15 डिग्री सेल्सियस का भी हो सकता है किसी प्लांट का, वो वेरी करता है। डिफरेंट प्लांट स्पीशीज अलग अलग टेम्परेचर पे वो जर्मिनेट करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर जिससे नीचे जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो बीच का जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, जो मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर अगर है तो वहां पे जर्मिनेशन की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर भी है तब भी फिर जर्मिनेशन की स्पीड कम हो जाती है। ऑप्टिमम लेवल पे ही जर्मिनेशन की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी। अब कुछ इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, और जहाँ पे कि फायर होती है, बुश फायर्स जहाँ पे होती है, तो वो जो सीड है जब फायर से वो एक्सपोज होते हैं तो ही उनकी डोरमेंसी ब्रेक होती है और फिर वो जर्मिनेट करते हैं। तो कुछ प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए उनको फायर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर रेंज है जिसमें कि जर्मिनेट करते हैं प्लांट्स। देन नेक्स्ट इज मॉइस्चर। तो मॉइस्चर बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जब वाटर मिलेगा प्लांट को, जब वाटर मिलेगा सीड को, तभी उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, उसके बाद ही वो जर्मिनेट होगा। तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, यानी कि अगर टेम्परेचर भी फेवरेबल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, लेकिन अगर वाटर नहीं मिल रहा है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सीड है उसके अंदर कितना वाटर जा रहा है वो डिपेंड करता है कि जो सीड है और उसका जो बाहर का जो सॉइल है, उन दोनों के बीच में वाटर पोटेंशियल कैसा है, जिसे कि हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सीड। अब सीड के अंदर क्या है, कुछ न कुछ मटेरियल है, उसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। और बाहर
जो सॉइल है उसमें भी सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल प्रेजेंट है। अब अगर इसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है सीड के अंदर, तो बाहर से पानी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि इस सीड के अंदर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, देखो वाटर का मूवमेंट क्या होता है हमेशा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे कम है। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, ताकि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए सॉल्यूट का। तो इसी तरीके से अगर सीड है, सीड के अंदर अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, तो पानी इसके अंदर जाएगा। लेकिन अगर बाहर का जो मीडियम है, मतलब जो सॉइल है, अगर सॉइल में ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो फिर पानी सीड के अंदर नहीं जाएगा। अब ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तब होती है जब बहुत ज्यादा हाई सैलाइनिटी पाई जाती है सॉइल में। अगर सॉइल में बहुत ज्यादा सैलाइनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि बाहर जो है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आप पानी जो है वो सीड के अंदर नहीं जाएगा। तो जो सैलाइन सॉइल्स हैं जहाँ पे सॉल्ट एक्सेस में होते हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्रेशर होता है, मतलब कि बाहर पानी बाहर आएगा। सीड में भी अगर पानी है थोड़ा बहुत, तो वो भी बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन एक तो वहां पे पाई जाती है जहां पे कि हाई सैलाइनिटी प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, और दूसरा जहां पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, जहां पे इरिगेशन तो हो रहा है लेकिन पानी वहां से निकल नहीं रहा है, प्रॉपरली ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितना भी वाटर है चाहे वो कोई भी पानी हो, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर वो पानी बाहर नहीं निकलेगा तो सॉल्ट जो है धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं सॉइल में ही, और उससे सैलाइनिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना जरूरी है। तो इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, ताकि सॉल्ट एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए। अगर सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गए सॉइल में, तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि फिर जो वाटर है वो सीड के अंदर नहीं जा पाएगा। अगर किसी सॉइल में सैलिनिटी का इशू है, तो वहां पे जो सीड्स हैं उसको प्लांट किया जाता है सेवरल इंचेस बिलो, मतलब कि काफी नीचे। अगर ऊपर सॉइल में सैलिनिटी है तो फिर सीड को सॉइल में बहुत नीचे सोइंग करी जाती है, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और फिर उसमें से जर्मिनेशन हो सके। तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है। देन थर्ड जो फैक्टर है सीड जर्मिनेशन के लिए, दैट इज लाइट। तो लाइट काफी इंपॉर्टेंट है, लाइट की जरूरत पड़ती है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कुछ सीड्स के लिए स्पेशली। कुछ प्लांट जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, उनको प्री उनको प्री चिलिंग की जरूरत होती है, कोल्ड ट्रीटमेंट। इट मींस कि वो जो सीड है उनको जर्मिनेशन से पहले एक मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में जब वो एक्सपोज होंगे, प्री चिल्ड कंडीशन में पहुंचेंगे, उसके बाद ही उनमें जर्मिनेशन होगा। तो दोनों चीजों की जरूरत है, एक तो लाइट की भी उनको जरूरत है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट, और दूसरा प्री चिलिंग की भी उनको जरूरत है। जो लाइट है उसके दोनों तरीके के एक्शन होते हैं, डोरमेंसी इंडक्शन, डोरमेंसी ब्रेकिंग। लाइट जो है डोरमेंसी इंड्यूस भी कर सकती है, मतलब कि कोई जो सीड है उसको डोरमेंट भी बना सकती है, और किसी सीड को वो डोरमेंसी को ब्रेक करके उसको जर्मिनेट भी करने में हेल्प करती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज का वो सीड है। लाइट का जो इफेक्ट है जर्मिनेशन पे, वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे और फोटो पीरियड। तो कौन सी वेवलेंथ की वो लाइट है, लाइट भी अलग अलग वेवलेंथ की होती है। लाइट का जो वेवलेंथ रेंज है ये 400 nm से लेके 700 nm तक होता है विजिबल लाइट। इसके अलावा इंफ्रारेड लाइट भी होती है। तो कौन सी उसकी वेवलेंथ की वो लाइट है उस पर भी डिपेंड करता है कि जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। एंड फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक लाइट अवेलेबल है, 10 आवर्स के लिए अवेलेबल है, 14 आवर्स, 16 आवर्स, उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। तो वो भी अफेक्ट करता है जर्मिनेशन को। अब ये देखा गया कि जो सीड्स हैं जिनको जो लाइट सेंसिटिव है, मतलब कि जो फोटो पीरियड पे डिपेंड करते हैं, वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, और ऐसे सीड्स को शैलो डेप्थ पे उनकी सोइंग की जाती है, मतलब ऊपर जमीन के काफी ज्यादा पास में ही उनकी सोइंग करी जाती है, ताकि उनको प्रॉपर लाइट मिल सके। कुछ प्लांट्स जिनको लाइट की काफी जरूरत पड़ती है जर्मिनेशन के लिए, उसमें है जैसे फॉर एग्जांपल है बिगोनिया, कोलियस, प्रिमरोज, ये एग्जांपल्स हैं। देन एरेशन, अब जो सीड है वो रेस्पिरेशन भी करता है, उसमें गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं,
तो सीड को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन, जैसे हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ही जो सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सॉइल है जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग कंडीशन बहुत हो जाती है, अगर पानी भर गया पूरा यहाँ पे, तो वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है तो वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी अगर यहाँ पे ज्यादा पानी आ गया। तो इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना जरूरी है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो दैट्स वाई ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रॉपर, बिकॉज एरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। देन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी इसको जरूरत है। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज पॉजिटिव इफेक्ट डोरमेंसी को ओवरकम करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाती है। लेकिन अगर कंडीशन ऑफ पुअर एरेशन, अगर एरेशन प्रॉपर नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्यूमुलेट भी हो सकती है। तो प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ये होना बहुत जरूरी है। देन न्यूट्रिशन, अब अगर ये जर्मिनेट कर रहा है तो इसको न्यूट्रिएंट्स की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो उसी के लिए फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑल्सो पोटेशियम, इनकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इनको प्रॉपर फर्टिलाइजर भी दिया जाता है। अब ट्री की ग्रोथ के मेनली 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज सीडलिंग, सैपलिंग, पोल एंड ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले एक सीड होगा, सीड ग्रो करेगा, सीडलिंग बनाएगा, फिर सैपलिंग बनाता है, फिर पोल बनता है, फिर मेच्योर ट्री बनता है। तो इसे हम पढ़ेंगे इन डिटेल। देन फॉरेस्ट रीजनरेशन, अब हमें फॉरेस्ट का रीजनरेशन करना है तो हमें स्टार्टिंग तो सीड से ही करना पड़ेगा। फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए हम प्लांटेशन करते हैं और एक नया फॉरेस्ट यहाँ पे ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट रीजनरेशन के 3 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया है अगर वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया है, उसको अगर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए विदाउट एनी डिस्टरबेंस, तो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो खुद से रीजनरेट कर सके। उसे हम कहते हैं नेचुरल रीजनरेशन। खुद ही फॉरेस्ट खुद को रीजनरेट कर सकता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन, अगर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि नेचुरल रीजनरेशन वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो उस केसेस में फिर हमको प्लांटेशन करने की जरूरत है। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। देन थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। दोनों को ही हम इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट की नेचुरल कैपेसिटी को भी और फिर जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सिलेबस में ये है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। सुनाओ अभी तक हमने क्या देखा है इसमें कि सीड्स किस तरीके से ग्रो करते हैं एंड कौन कौन से प्लांट्स, सिल्वीकल्चर के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर इंपॉर्टेंट, वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। देखो इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिट्रस देवदारा पाइनस रॉक्सेबर्गाई। तो रीजनरेशन है यानी कि इनको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। देन फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ बैम्बूस, बैम्बूस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा अम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, से डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिट्रस देवदारा पाइनस रॉक्सेबर्गाई। देन अगेन यहाँ पर डालबर्जिया सीसू, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस टेरेटिकॉर्निस, ये सारे प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। तो ये सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज, जितने भी ट्रीज दी हुई हैं इन सभी का इंडिविजुअल यू हैव टू स्टडी हर एक ट्री का, क्योंकि इसमें ऐसे जैसे हम देख सकते हैं किसी न किसी ट्री का सिल्वीकल्चर टेक्निक्स ये सब कुछ एग्जाम में आपका पूछे जाता है। तो कोर्स फीचर्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कंप्लीट स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड एंड जो करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री वो सब भी यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। बाई वीकली टेस्ट, रिविजन क्लासेस प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सब करवाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी ऑप्शनल। Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.